सिंघानिया परिवार, जिसका बड़ा घर दिल्ली शहर के राजेंद्र नगर में था, जहाँ प्रभा देवी का भरा पूरा खानदान रहता था। उनके 5 बेटे थे, जिनमें से 4 बहुएं पहले ही घर में आ गई थी और अभी कुछ रोज पहले ही 5वीं यानी सबसे छोटी बहू सुकन्या घर में आई थी। प्रभा देवी के बेटों की कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी, जिसको वो सभी मिलकर चलाते थे। प्रभा देवी का परिवार एक संयुक्त परिवार था, जिसमें सभी एक साथ मिलकर रहते थे। उस घर में सबका काम बटा हुआ था। उसकी चारों बहुएं तो बड़ी ही समझदार थी, लेकिन सबसे छोटी बहू यानी नई बहू थोड़ी कामचोर थी। शादी के 2 दिन तक तो नई बहू को घर के काम से दूर रखा जाता है, लेकिन फिर 2 दिन बाद, अरे वाह, मेरी जेठानियां तो सुबह सुबह ही उठ जाती हैं। अच्छा ये बताइए मुझे क्या काम करना है। तभी उनकी सास भी वहाँ आ जाती है और वो उससे कहती है, देखो छोटी बहू, जहाँ सभी बहुओं के काम बटे हुए हैं, इस घर में सब काम मिलजुल कर होता है। क्यों बहुओं, चलो अब एक एक करके बताओ। फिर सबसे बड़ी बहू अपने बारे में बताना शुरू करती है। यहाँ सबका काम बटा हुआ है सुकन्या, माँ जी ने हम सबका काम बांट रखा है। देखो मैं सबसे बड़ी हूँ तो सब्जी बनाने का काम मेरा है। इस घर में 3 सब्जी बनती है और वो तीनों सब्जी बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। और दूसरे नंबर वाली बहू यानी कि मैं, मेरी ड्यूटी है पूरी रोटी चावल नान जो कुछ भी बनाना है वो मैं बनाती हूँ। और तीसरे नंबर की बहू यानी कि मैं, पापड़ सलाद चटनी बनाने का काम मेरा है। और मैं चौथी बहू, मीठे में जैसे हलवा खीर गुलाब जामुन रबड़ी जो कुछ भी बनाना हो तो वो मैं बनाती हूँ। और आखिर में सारा खाना जब बनकर तैयार हो जाता है तो आखिर में टिफिन पैक करने का काम माँ जी करती। तो अब तुम ही बताओ सुकन्या बहू, तुम क्या काम करोगी। सुकन्या तो थी ही कामचोर, इसलिए वो बड़ा दिमाग लगाती है। फिर कहती है, सब्जी रोटी चटनी मिठाई सब बनाने में तो बड़ा वक्त लग जाएगा, इन सबका ही काम भारी है। लेकिन माँ जी वो बड़ी चालाक है, खुद इतना इजी काम पकड़ लिया टिफिन पैक करने का। वैसे ये काम मैं ले सकती हूँ। जब ये सब कुछ बनाकर पैक कर देंगी तब मैं आराम से महारानियों की तरह आऊंगी और बड़े मजे से 10 मिनट में सबका टिफिन पैक करके भेज दूंगी और जल्दी से फ्री हो जाऊंगी। हाँ, यही सही काम रहेगा। तभी सुकन्या अपनी सास से कहती है, माँ जी अब आपकी 5 बहुएं हो गई हैं इस घर में, इसलिए अब आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अब तो आप कामकाज छोड़ ही दीजिए। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब से आपका टिफिन का काम मैं संभाल लूंगी, आप बस आराम कीजिए। बहू, अपने बेटों के लिए टिफिन पैक करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन फिर भी तू ये काम करना ही चाहती है तो तेरी मर्जी। ये बात सुनते ही वो चारों जेठानियां चौंक जाती हैं और सुकन्या को समझाते हुए कहती हैं, ये तुम क्या कह रही हो सुकन्या, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। तुम्हें पता भी है कितना मुश्किल काम है। अब टिफिन पैक करने में क्या ही मुश्किल है भाभी, मैं कर लूंगी। एक बार फिर सोच ले बहू, तू ये जिम्मेदारी सही से संभाल पाएगी ना। माँ जी आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, फिर आज से ये जिम्मेदारी तेरी हुई। सुकन्या खुश थी कि अब उसे सबसे कम काम करना पड़ेगा। फिर उसी रात सुकन्या के कमरे में, सुकन्या डार्लिंग, तुमने टिफिन के काम के लिए हाँ क्यों कर दिया। तुम जानती हो टिफिन का काम लेना कितना बड़ा काम है। यार तुम सबने तो इतनी सी बात का ऐसा हवा मचा रखा है जैसे टिफिन पैक करने का काम कोई काम नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत है। डोंट वरी, मैं अच्छे से काम कर लूंगी। फिर अगले दिन रसोई में सभी बहुएं खाना बनाने की तैयारियां कर रही थी। सुकन्या बड़े मजे से तब तक अपने कमरे में लेटकर टीवी देख रही थी। तभी उसकी जेठानी वहाँ आती है। सुकन्या, हम सबने खाना बनाकर तैयार कर दिया, अब तुम टिफिन पैक कर दो। हाँ, अभी कर देती हूँ भाभी। सुकन्या रसोई में जाती है और छोटे छोटे टिफिन निकालने लगती है, जिसे देख उसकी सबसे बड़ी जेठानी कहती है, अरे अरे सुकन्या, ये तुम क्या कर रही हो। इतने छोटे छोटे टिफिन में खाना पैक नहीं होता, बल्कि हमारे खानदानी टिफिन में होता है। खानदानी टिफिन? हाँ, खानदानी टिफिन। निधि संजना, तुम दोनों जरा वो खानदानी टिफिन तो ले आओ। कुछ देर बाद वो दोनों स्टोर रूम से जाकर एक बहुत बड़ा सा टिफिन ले आती है और सुकन्या के सामने रख देती है। सुकन्या जैसे ही उस टिफिन को देखती है तो अपनी आंखें 2 बार मलती है। उसे तो जैसे खुद की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरे बाप रे, ये तो मेरी हाइट जितना टिफिन है। इतना बड़ा टिफिन तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। और इतना खाना क्या ये 5 भाई अकेले खा जाते हैं? यही तो हम आपको समझाना चाह रहे थे देवरानी जी कि ये इतना आसान काम नहीं है। इस टिफिन में सिर्फ उन 5 भाइयों का खाना ही नहीं जाता, बल्कि हमारी दुकान में जो 10 वर्कर काम करते हैं उन सबका खाना भी यहीं से जाता है। इसलिए कुल मिलाकर तुम्हें 20 लोगों का खाना पैक करना है। और हाँ, एक रूल और मैं तुम्हें इस टिफिन के बारे में बता देती हूँ कि इस टिफिन को पूरा भरने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और अगर इस टिफिन में 40 रोटी बनती है और अगर उसमें से कुछ कम रह गया ना तो वो तुम्हें ही बनाना है। क्या? इसके बाद सुकन्या जैसे तैसे उस टिफिन को पैक करके देती है और फिर अगले दिन भी यही सिलसिला चलता है। सभी जेठानियां खाना बनाने की तैयारियों में लग जाती हैं और खाना बनने के बाद दुकान से बड़े बेटे अभिषेक का फोन आता। माँ, आज हमारी दुकान में 5 व्यापारी आ रहे हैं, तो आप 5 लोगों का खाना एक्स्ट्रा भिजवाना टिफिन में। अच्छा ठीक है बेटा। प्रभा देवी किचन में जाती है जहाँ उसकी चारों बहुएं खाना बनाकर रख देती है और सुकन्या टिफिन पैक करने की तैयारी में थी। तभी प्रभा देवी उनसे कहती है, अरे सुकन्या बहू, आज के टिफिन में 5 लोगों का खाना ज्यादा जाएगा, इसलिए तुम एक काम करो, 5 लोगों का खाना बनाकर तैयार कर दो। मैं?
लेकिन मैं क्यों माँ जी, मतलब खाना बनाने का काम तो जेठानियों का है ना। हाँ देवरानी जी, लेकिन आपको हमने इस टिफिन का रूल बताया था ना कि जब इसमें एक्स्ट्रा खाना जाएगा तो वो तुम्हें अकेले बनाना होगा। फिर वो 5 लोगों का जाए या 10 का, रोटी सब्जी सलाद चटनी सब तुम्हें अकेले बनाना होगा। हाँ बहू, जब तक ये काम मेरे जिम्मे था मैं भी करती थी, अब तुम्हारे हवाले है इसलिए तुम भी करो। ऐसा कहकर वो सब किचन से चली जाती है, लेकिन बेचारी सुकन्या अब वो 5 लोगों का खाना अकेले बनाने की तैयारी करने लगती है। पहले वो 2 सब्जी, फिर रोटी, इसके बाद पापड़ अचार और फिर मीठे में कुछ बनाती है। लेकिन इन सब में वो काफी थक जाती है और 2 दिन के बाद फिर वही होता है। हेलो सुकन्या, आज हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट आ रहे हैं और बाहर बारिश का मौसम भी बना हुआ है, तो ऐसा करना आज खाने के साथ साथ तुम उन सबके लिए ब्रेड पकौड़े भी भेज देना। जी ठीक है। लटका हुआ चेहरा लेकर वो फिर से रसोई में जाती है और ब्रेड पकौड़े बनाने लगती है। अब बाकी सभी जेठानियां आराम से अपने कमरे में बैठी होती है। फिर रात के समय, हे भगवान, अब आज के बाद मैं कभी भी टिफिन का काम अपने जिम्मे नहीं लूंगी। सोचा था आसान है, लेकिन ससुराल के इस खानदानी टिफिन ने तो मुझे नानी याद दिला दी। अब सुकन्या अगले दिन से इस काम से पल्ला झाड़ लेती है और इसके बदले अब वो अपनी सभी जेठानियों के काम में मदद करने लगती। भैया जरा सामान आराम से उतारना, कोई भी चीज टूटनी नहीं चाहिए। टेंशन मत लीजिए भैया जी, हम आपके फ्लैट में सामान को आराम से रख देंगे। बहुत देर से तेरे हाथ की बढ़िया अदरक वाली चाय का इंतजार कर रही थी। कितना रह गया सामान? सारा ऊपर फ्लैट में रख दिया ना। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नए आए हो लगता है। जी अंकल जी, आज ही आया हूँ, बस सामान शिफ्ट कर रहा हूँ। आप भी इस एरिया में रहते हैं क्या? हाँ बेटा, वो सामने कोने वाला फ्लैट मेरा है, वहाँ दूध की दुकान है ना, वहीं से दूध लेने जा रहा हूँ। तुम्हें भी कुछ खरीदना हो तो उस दुकान से ले लिया करो, वहाँ पर दूध दही मक्खन पनीर सब कुछ मिलता है। जी अंकल, बिल्कुल, थैंक यू अंकल जी। लगता है हमारे सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट किया है, क्योंकि सामान वहीं आ रहा है। अकेला ही लग रहा है, लड़का कोई साथ नहीं है। माँ जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? नीचे सब्जी वाला खड़ा हुआ है, एक काम करती हूँ, कटहल ले आती हूँ। कच्चा कच्चा लग रहा है, बढ़िया बन जाएगा। हाँ ठीक है बहू, कटहल ही ले आओ, मेरा भी बहुत मन है कटहल खाने का। आरती नीचे गली में सब्जी वाले से सब्जी लेने चली गई। शोभा उसके उदास चेहरे को ऐसे ही देखते रहती थी। आरती पहले ऐसी नहीं थी, वो हंसती बोलती सबसे खूब बातें करने वाली थी। 7 साल पहले आरती के पति का देहांत हो गया था। उसके बाद आरती अपने मायके चली गई, क्योंकि उसके माता पिता ने एक और लड़का देखा जिससे आरती की दूसरी शादी कर सके, पर वो लड़का भी गलत था। इसलिए आरती ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया और उसके बाद फिर से आरती अपनी बूढ़ी सास के पास आ गई और तभी से आरती अपनी सास शोभा के साथ रह रही है। शोभा ने कई बार आरती को दूसरी शादी करने के लिए कहा, पर आरती ने फिर मन नहीं बनाया। ओ सब्जी वाले भैया, कटहल कैसे दिया? आरती की आवाज सुनकर रोहित नाम के उस आदमी की नजर आरती पर गई जो नया नया फ्लैट में आया था। रोहित ने आरती को हाय किया। आरती ने बहुत धीरे से हाय का जवाब दिया। हाय। हाय भैया, आधा किलो कटहल दे दो। कटहल? ये तो मेरी भी फेवरेट सब्जी है। भैया जी, सारा सामान आपके फ्लैट में रखवा दिया है, हमारा हिसाब करो तो हम जाएं, शाम होने वाली है। हाँ देता हूँ। आरती ने कटहल लिया और चुपचाप ऊपर फ्लैट में आ गई। रोहित भी अपने फ्लैट में सामान सेट करने लगा। आरती की रसोई की खिड़की से रोहित की रसोई की खिड़की साफ दिखाई देती थी। आरती रसोई में कटहल की सब्जी बना रही थी। अचानक उसकी नजर रोहित की रसोई की खिड़की की तरफ गई। रोहित आटे के डिब्बे को रसोई की ऊपर वाली अलमारी में रख रहा था। अचानक डिब्बे का ढक्कन खुल गया और सारा आटा रोहित के मुंह से लेकर कपड़ों पर गिर गया। रोहित ऐसा लग रहा था मानो कोई आटे में भीगा हुआ भूत हो। ये देखकर आरती अपनी रसोई से जोर से हंसी, मानो पहली बार इतने सालों बाद आरती के चेहरे पर हंसी आई हो। रोहित भी उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगा। आरती ने अपनी हंसी को रोका, तभी शोभा आ गई। अरे बहू, हंसना क्यों बंद कर दिया? तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो, ऐसे ही हंसती रहा करो। रोहित बेटा, आरती बता रही है कि तुम्हें कटहल की सब्जी बहुत पसंद है। एक काम करो, तुम बहुत थक गए होगे सामान सेट करने में, आज रात का खाना हमारे घर ही खा लेना। थैंक यू आंटी जी, कटहल की सब्जी का नाम सुनकर तो मेरे से रहा ही नहीं जाएगा। मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा। आरती उसे टेढ़ी नजरों से देख रही थी। वो चुप रही। थोड़ी देर बाद रोहित खाना खाने के लिए उनके घर आया। आंटी जी, ये फूल आपके लिए। तुम्हें कैसे पता कि मुझे गुलाब के फूल पसंद है? बहुत सुंदर गुलदस्ता है। आओ बेटा बैठो। आरती, रोहित के लिए वो आम का पन्ना ले आओ। आरती ज्यादा बात नहीं कर रही थी। शोभा ने रोहित को आरती के बारे में बताया। बस यही कारण है कि आरती उदास रहती है, मुझे तो इसकी बहुत चिंता होती है। वैसे अपने बारे में कुछ बताओ बेटा। आंटी जी, मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, भैया भाभी हैं, वो ज्यादा मतलब रखते नहीं, बस अकेला हूँ। 2 साल पहले एक लड़की से बात हुई थी, बात सगाई तक पहुंची थी, पर लड़की ने मुझे इसीलिए शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि मेरे पास कार नहीं थी। अब देखिए ना, मैंने अपनी मेहनत से फ्लैट खरीद लिया, धीरे धीरे कार भी खरीद लूंगा। पर उस समय लड़की ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मैंने भी सोचा कि शायद शादी करने के लिए मुझे और कमाने की जरूरत है। कोई बात नहीं बेटा,
समय सब कुछ ठीक कर देता है। तुम मेहनती हो, कोई ना कोई अच्छी लड़की जरूर तुम्हारी जिंदगी में आएगी। अरे और कटहल की सब्जी लो ना बेटा। बस आंटी जी, मजा आ गया। आरती जी, आपके हाथ की कटहल की सब्जी बहुत टेस्टी है। पता है आंटी जी, मेरी मम्मी बिल्कुल ऐसी ही कटहल की सब्जी बनाती थी। क्या हुआ था तुम्हारे मम्मी पापा को? आंटी जी, पापा तो तभी चल बसे थे जब मैं और मेरे भाई छोटे थे। मम्मी अभी 4 साल पहले ही गुजरी हैं। भैया की शादी बाद में हुई है, लव मैरिज थी, इसीलिए उन्होंने अलग फ्लैट ले लिया। बस मैं काफी टाइम से किराए पर था तो सोचा कि अब अपना ही ले लेता हूँ। आंटी जी, डिनर के लिए थैंक यू। अब तो अक्सर ही रोहित और आरती के बीच चलते फिरते बातचीत, नमस्ते, हाय हेलो हो जाती थी। कभी शोभा कोई सामान लेकर आती थी और लिफ्ट बिजी होती थी तो रोहित सीढ़ियों से सामान ऊपर तक ले आता था। धीरे धीरे रोहित सास शोभा को अच्छा लगने लगा और एक दिन शोभा ने रोहित के बारे में आरती से बात की। आरती, मैं चाहूंगी कि तुम जिंदगी को एक मौका और दो। अगर तुम कहो तो मैं रोहित से बात करूं। रोहित बहुत अच्छा लड़का है और मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हें मन ही मन पसंद भी करता है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक कटहल की सब्जी की तारीफ रोहित ने क्या कर दी, आपको ये लगने लगा कि रोहित के मन में मेरे लिए कुछ चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मेरे मन में रोहित के लिए कुछ है और ना ही रोहित के मन में मेरे लिए कुछ है। हम सिर्फ पड़ोसी हैं। आरती शोभा को दूध देकर गैलरी में टहलने के लिए आ गई। कहीं ना कहीं शोभा की बातें आरती के मन में चल रही थी। तभी उसने देखा गैलरी में रोहित किसी से फोन पर बात कर रहा है। रोहित ने दूर से आरती को देखा और हाथ हिलाकर हाय किया और फिर से फोन पर लग गया। कुछ देर बाद आरती कमरे में आकर सो गई। अगले दिन आरती शोभा से बोली, आप मुझे कह रही थी ना कि रोहित के मन में मेरे लिए कुछ चल रहा है। पता भी है, रात को रोहित अपनी गैलरी में फोन पर किसी से बात कर रहा था। काफी देर तक रोहित ने इतनी देर रात तक किसी से फोन पर बात की। और आधी रात के समय कोई किसी से फोन पर बात क्यों ही करेगा? कोई गर्लफ्रेंड होगी, तभी तो इतनी देर फोन बिजी रहा। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। हो सकता है मेरे मन का वहम ही होगा। चल छोड़, कोई बात नहीं। मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अगले कुछ दिनों तक रोहित दिखाई नहीं दिया। आरती बार बार उसके फ्लैट की तरफ झांकती तो फ्लैट के बाहर ताला ही दिखाई देता। हिम्मत करके आरती ने नीचे गार्ड से पूछ ही लिया, अरे मोहन इधर आना। बोलो आरती दीदी, क्या हुआ? वो जो हमारे सामने फ्लैट पे रहते हैं, क्या नाम है उनका? रोहित। वो कहाँ गए हुए हैं? उनके फ्लैट के बाहर कुछ दिन से ताला लगा हुआ है। वो शादी के लिए गए हैं। आरती ने गार्ड के मुंह से बस इतनी बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद उसके मन के किसी कोने में रोहित के लिए हल्की सी जगह बनने लगी थी। पर एक बार फिर आरती का दिल टूटा। वो उदास हो गई। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और चुपचाप सो गई। अगले दिन आरती को रोहित के फ्लैट से आवाज सुनाई दी, मानो कोई शोर मचा रहा हो। अरे आरती बेटा, देख तो जरा, रोहित किसी मुसीबत में दिखाई दे रहा है। तू जाकर मदद तो कर। रोहित कब आया? जी माँ जी। आरती ने रोहित का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला हुआ था। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, जिसको अंदर आना है अपने आप आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। आरती को ये सब अटपटा लगा, पर वो रोहित के फ्लैट में घुस गई। रोहित किचन में था और उसके दोनों हाथ चिपके हुए थे। सामने आधा कटा बिखरा हुआ कटहल रखा था। ये क्या कर रहे हो आप? और आपके दोनों हाथ चिपक क्यों गए? अरे क्या बताऊं आरती जी, दोस्त की शादी में गया था गाँव। वहाँ उसने पेड़ का ताजा कटहल दे दिया। बोला कि मुझे पसंद है तो मैं लेता जाऊं। ले तो आया, पर कटहल काटना कितना मेहनत का काम है ये आज पता चल रहा है। मेरे तो दोनों हाथ ऐसे चिपक गए मानो इस पर गोंद लगा दिए। छुड़वाने में मेरी मदद कीजिए ना आरती जी। आप दूर से क्या देख रही हैं? घबराओ नहीं। सरसों का तेल कहाँ रखा है? वो सामने बोतल रखी हुई है। आरती ने सरसों का तेल रोहित के हाथों पर छिड़का। अब दोनों हाथों को छुड़ाने की कोशिश करो। नहीं छूट रहा है आरती जी, दोनों हाथ चिपक गए। आप मदद कीजिए ना। आरती ने रोहित के दोनों हाथ छुड़ा दिए। थैंक गॉड, आपने कितनी बड़ी मुसीबत से मुझे बाहर निकाल दिया। वैसे आइडिया अच्छा है, कटहल काटने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल कर लो। पर अब मैं क्या करूं, मेरे से तो ये सब हो ही नहीं रहा है। आप हटिए, सब्जी मैं बना दूंगी। आरती ने फटाफट से बढ़िया सी कटहल की सब्जी बनाकर तैयार कर दी। ऐसी सब्जी रोज खाने को मिल जाए तो कसम से मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। अरे आप तो शादी कर रहे हो ना उससे, जिससे रात को फोन पर बातें करते थे, इसीलिए तो आप गए हुए थे। अरे मैंने बताया तो मेरे दोस्त की शादी थी। मेरी शादी होती तो मैं इस बिल्डिंग में सभी को इनवाइट करता। और आप रात में बात करने की बात कह रही हैं। वो तो मेरे बड़े भैया थे, कभी कभी मेरा हाल चाल पूछ लेते थे। दिन में हम लोग बिजी होते हैं, इसीलिए रात में थोड़ी बात कर रहे थे। वैसे बात तो मुझे आपसे भी करनी है, अगर आप इजाजत दे तो। मेरे से बात करनी है? पर किस बारे में? अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपके हाथों की कटहल की सब्जी पूरी जिंदगी खानी है। रोहित की बात सुनकर आरती शर्मा गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शायद मनी मन वो भी रोहित को प्यार करने लगी थी। आरती के साथ शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि रोहित बहुत अच्छा लड़का था। कुछ दिनों बाद पूरी बिल्डिंग के लोगों के सामने रोहित आरती के साथ सगाई करता है। और फिर कुछ दिनों बाद रोहित के किचन में बढ़िया सी कटहल की सब्जी बन रही थी, जो उसकी पत्नी आरती बना रही थी।